हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 29 अगस्त। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों 29 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज दोस्तों खेल दिवस भी है, तो इसको भी याद रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डिटेल्स के साथ आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। वहीं पर आप इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, CISF के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो वो है सुबोध कुमार जायसवाल जी। अभी कल ही मैंने हु इज हु पर वीडियो दी हुई है, कौन क्या है पर वीडियो दी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। भारत पे के वर्तमान में MD और CEO हैं अश्नीर ग्रोवर। किस वर्ष तक भारत को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल सकती है? 2027 तक। ठीक है। और बीबी नागरत्ना के रूप में। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है कजाकिस्तान। ओके, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया था। अब सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, यूको बैंक के CEO अतुल कुमार गोयल का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? तो इनका कार्यकाल दोस्तों 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी के द्वारा दोस्तों 3 पब्लिक सेक्टर के बैंकों की, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के MD और जो CEO हैं, इनके कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। अब ये 3 PSB कौन कौन से हैं? एक तो है यूको बैंक, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक और तीसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो तीनों के MD और CEO का कार्यकाल बढ़ाया गया है। जैसे यूको बैंक के MD और CEO हैं अतुल कुमार गोयल जी, इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO हैं मल्लिका अर्जुन राव, इनका कार्यकाल 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाया गया है। और वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO हैं AS राजीव, इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। क्लियर? अब इन बैंकों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। यूको बैंक की स्थापना 1943 को हुई थी। ये कोलकाता में हेडक्वार्टर्ड है। पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों, ये भारत की भारतीयों द्वारा स्थापित, पूरी तरीके से भारतीयों द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में स्थापित हुई थी लाला लाजपत राय जी के द्वारा और दयाल सिंह जी के द्वारा 1894 में। तो ये पूर्णतया भारतीयों द्वारा स्थापित भारत में ये पहली बैंक थी, पंजाब नेशनल बैंक। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। और ये भारत में अगर बात करें पब्लिक सेक्टर बैंकों की लिस्ट में इसका रैंक कौन सा है, तो ये है 3रे स्थान पर। अगर आपको याद हो, पंजाब नेशनल बैंक में अभी जब 1 अप्रैल 2020 को जब 10 बड़े बैंकों का विलय हो रहा था, तो पंजाब नेशनल बैंक में भी 2 बैंकों का विलय हुआ था। किसका किसका विलय हुआ था? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। ये दोनों बैंकें PNB से मर्ज हुई थी। तब तो ये बन गई थी दूसरी पब्लिक सेक्टर की बैंक। लेकिन अभी दोस्तों 1 महीने पहले की ही बात है, अभी मैंने आपको बताया था करंट अफेयर में कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने इनको पीछे कर दिया है और इंडियन ओवरसीज बैंक बन गई है दूसरे नंबर की पब्लिक सेक्टर की बैंक। पहले नंबर पर कौन है? SBI, जो कि अभी बहुत आगे है। ओके, तो टोटल 12 PSB हैं, यानी 12 पब्लिक सेक्टर की बैंकें हैं। इनको हम लोग आम भाषा में कह सकते हैं सरकारी बैंकें। तो भारत में कितनी वर्तमान में सरकारी बैंकें बची हैं? 12। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, ये भी PSB है और स्थापना हुई थी 1935 में। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बने? तो नेपाल के नए सेना प्रमुख बन गए हैं प्रभुराम शर्मा। प्रभुराम शर्मा जी की नियुक्ति को मंजूरी मिल चुकी है वहां के प्रेसिडेंट के द्वारा। वहां की प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी जी हैं। तो विद्या देवी भंडारी जी के द्वारा दोस्तों मंजूरी मिल गई है, इनकी नियुक्ति कर दी गई है अगले 3 वर्षों की जगह पर। ये भारत में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी नेशनल डिफेंस कॉलेज से पढ़ चुके हैं। इसके पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। तो जनरल पूर्ण सिंह थापा जी की जगह पर नियुक्त हुए प्रभुराम शर्मा नेपाल के नए सेना प्रमुख के रूप में। ओके, अच्छा नेपाल आया है, अब नेपाल के बारे में जानेंगे। नेपाल देखिए भारत का पड़ोसी देश है, ये नॉर्थ में है नेपाल, ये रहा नेपाल। ओके, ये सबसे ज़्यादा भारत में अगर किसी राज्य से बॉर्डर शेयर करता है तो वो है बिहार। बिहार से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर होता है नेपाल का। सेकंड पर यूपी है। ओके, शेर बहादुर देउबा जी दोस्तों अभी नए PM बने हैं, इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। KP शर्मा ओली जी की जगह पर आए हैं शेर बहादुर देउबा, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। विद्या देवी भंडारी जी यहाँ की 2nd प्रेसिडेंट हैं।
काठमांडू यहाँ की कैपिटल है। काठमांडू में ही दोस्तों सार्क का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। अभी सार्क यानी दक्षेस जिसे कहते हैं, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यूपी पीटी के एग्जाम में। इसमें टोटल वर्तमान में 8 सदस्य हैं। ओके, नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। यहाँ की संसद का नाम पूछा जाता है, राष्ट्रीय पंचायत है। राजभाषा दोस्तों नेपाली है। सबसे बड़ा नगर है काठमांडू। अच्छा, चूंकि ये भारत का पड़ोसी देश है और एसएससी जीडी में खास तौर पर आपके सिलेबस में दिया गया है एक चैप्टर भारत के पड़ोसी देश, तो यानी कि वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस पर मैं आपको ऑलरेडी वीडियो भी दे चुका हूं एसएससी जीडी के कोर्स में। नीति आयोग द्वारा जारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? तो टॉप पर है दोस्तों पूर्वी सिक्किम जिला। अभी हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स है। पूरा इसका मतलब समझिए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स का मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो जिले हैं उनके जिलों पर एक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एक इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। इसमें केवल और केवल जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो जिले हैं उनको शामिल किया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न अगर स्टेट की बात करें तो जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम हुआ, मणिपुर हुआ, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इन्हें दोस्तों हम लोग 7 सिस्टर स्टेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी स्टेट्स में जो जिले हैं उनको नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन के जिले कहा गया और इन पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट जारी की गई। नीति आयोग ने यूएनडीपी की मदद ली है इसके लिए, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद ली है। और इसमें अब इस रैंकिंग में आ जाइए, इसमें टॉप पर है पूर्वी सिक्किम जिला, सेकंड पर है गोमती जिला जो कि उत्तरी त्रिपुरा का है, थर्ड पर है पश्चिमी त्रिपुरा और लास्ट पोजीशन पर 103वें स्थान पर है किफायर जिला जो कि है नागालैंड का। क्लियर? तो ये थी नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग के बारे में तो अभी मैंने आपको हाल फिलहाल में बताया था। 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया था। दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, राजीव कुमार जी उपाध्यक्ष हैं, अमिताभ कांत जी हैं सीईओ। इसके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी और पहले सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर जी। दोनों का नाम आपको याद रखना है। सिंधु श्री खुल्लर सीईओ थे पहले और अरविंद पनगड़िया जी पहले उपाध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री जो होता है दोस्तों वो प्रदेन अध्यक्ष होता है इसका, यानी कि जो भी होगा प्रधानमंत्री बाय डिफॉल्ट नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने स्वीप परामर्श कार्यशाला आयोजित की? तो अभी हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा स्वीप परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई है। स्वीप का मतलब क्या होता है? स्वीप का मतलब हुआ सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये प्रोग्राम दोस्तों इसलिए शुरू किया गया है जिससे जो नए वोटर्स हैं, जो नए मतदाता बनते हैं, यानी कि जो अभी नए 18+ हुए हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम आया हुआ है, ऐसे वोटर्स को एजुकेट करना, कैसे उनको समझाना, जागरूक करना कि आपका वोट जो है कितना ज़्यादा महत्व रखता है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कैसे आपको वोटिंग करना है, किनको आपको वोटिंग करना है। कहीं गलत जगह पर बहकावे में नहीं आइए। ठीक है, सही दिशा में सही जगह पर आपको वोटिंग करना है। इन सब चीज़ों पर, इन सब मामलों पर एजुकेट किया जाएगा। साथ ही साथ उनको एक प्रकार से प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें चुनाव महोत्सव में। ठीक है, इस वजह से यही वजह है कि अब से जब मतदाता के लिस्ट में जब नाम आएगा या पहली बार जब वोटर कार्ड जाएगा तो साथ ही साथ एक बधाई पत्र भी दिया जाएगा। ठीक है, और एक ऐसा एक बुकलेट दी जाएगी जिसमें ये बताया जाएगा कि नैतिक मतदान की प्रतिज्ञा क्या होती है, ज़रूरी क्या होता है, उसमें सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, कि आपका वोट कितना महत्व रखता है, कैसे आपको करना है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये इसी सब के लिए है, नए मतदाताओं की शिक्षा और जागरूकता के लिए स्वीप प्रोग्राम। फिलहाल आया है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के बारे में बात करेंगे। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा जी दोस्तों, और 2 चुनाव आयुक्त हैं इनकी सहायता के लिए। एक है राजीव कुमार और एक है अनूप चंद्र पांडे जी। चुनाव आयोग पर मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। चुनाव आयोग पर वीडियो भी आपको दी गई है पॉलिटी वाले कोर्स में। देखिए, चुनाव आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में कहा गया है चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था होगी। इस पर किसी भी प्रकार का किसी गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा।
इसके अलावा दोस्तों पहले ये चुनाव आयोग जो था ये केवल एक ही सदस्य ही हुआ करता था। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ही हुआ करते थे जिसे चुनाव आयुक्त कहा जाता था। लेकिन 1993 के बाद से इनके 2 सहायता के लिए और ला दिए गए चुनाव आयुक्त। तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होने लगा, उनकी सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त होने लगे। तो दोनों चुनाव आयुक्त का नाम मैंने आपको बताया, एक तो राजीव कुमार और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। यहाँ पर सुशील चंद्रा जी जो हैं ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, अगर भारत के पहले चुनाव आयुक्त या भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कहें तो सुकुमार सेन जी थे, इनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो सोनू सूद जी को देश के मेंटर्स प्रोग्राम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि प्रोग्राम है दिल्ली सरकार का। इसकी घोषणा की है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने। इस प्रोग्राम के तहत होगा क्या? इस प्रोग्राम के तहत दोस्तों सरकारी स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वहाँ पर, जो कि किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं हैं, वहाँ के जो छात्र होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनमें से किसी भी 1 से लेकर के 10 छात्रों को गोद लिया जा सकेगा। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट को गोद लिया जा सकेगा जिससे उनको मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, गोद लेने का मतलब है सिर्फ मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए, ऐसा नहीं है कि उनको ला करके घर पे अपने रखना है। उनको सिर्फ मेंटरशिप प्रोवाइड कराया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा। और ये कोई भी कर सकता है, मतलब अभी तो सोनू सूद शुरू कर रहे हैं, इसको ये प्रमोट करेंगे, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल पर्सन जो है वो किसी भी स्टूडेंट को वो मोटिवेट कर सकता है। एक स्टूडेंट से 10 स्टूडेंट तक को वो मोटिवेट कर सकता है और इसके लिए हर हफ्ते 10 मिनट का समय निकालना होगा। ठीक है, फ़ोन पर ही ये मार्गदर्शन दिया जाएगा, फ़ोन पर ही मोटिवेट किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छी पहल है ये। अगला, हाल ही में कहाँ पर महिला अधिकारिता पर G20 मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में इटली में आयोजित हुआ दोस्तों महिला अधिकारिता पर G20 मंत्रियों का सम्मेलन। क्योंकि इस बार इटली G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो इस वजह से जो भी मीटिंग होगी वो इटली में ही आयोजित होगी। तो महिला अधिकारिता पर G20 मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? इटली में हुआ। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इस वर्ष G20 की अध्यक्षता इटली में हो रही है, तो जो भी G20 आए आंख बंद करके आप लोग इटली लगा देंगे। भारत इस बार देखिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, तो ब्रिक्स की जो भी सम्मेलन की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता भारत में ही होगी। तो चाहे आपसे पूछा जाए कि व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, चाहे रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, चाहे NSA की बैठक कहाँ हुई, सब आप बता देंगे। अगर जैसे ब्रिक्स आया है तो आप बताएंगे भारत, ठीक है, G20 आया है तो आप बताएंगे इटली। जैसे ओलंपिक हुआ, इस बार का ओलंपिक अभी जापान में हो रहा है, टोक्यो में हो रहा है, तो चाहे टोक्यो पैरालंपिक पूछा जाए चाहे टोक्यो ओलंपिक पूछा जाए, तब आप बताएंगे जापान। ठीक है, इस बार का पैरालंपिक भी जापान में हो रहा है और फिर वही भी हो रहा है। ठीक है, इसके ऐसे ही रसिया में दोस्तों पिछली बार हुआ था ब्रिक्स, तो पिछली बार जो समिट हुए थे वो यहीं पर हुई थी। तो इस कॉमन सेंस के माध्यम से आप कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस अपना क्लियर कर सकते हैं। चलिए अगला अब देखते हैं, इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। G20 मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन था महिला अधिकारिता पर। इस बार इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा है जब G20 मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन महिला अधिकारिता पर आयोजित कराई जा रही है, और वो भी इटली में। अब ये फिजिकली और वर्चुअली दोनों तरीके से हुआ। जो लोग वर्चुअल ही अवेलेबल हो पाए वर्चुअली ही वो इसमें हिस्सा बने, और जो लोग फिजिकली वहां पर जा पाए फिजिकली वहां पर पार्टिसिपेट किए। सांता मार्गेरिटा लिगूर इटली में ये आयोजित हुआ। भारत की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट किया है श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने, जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अभी पिछली बार 7 जुलाई के पहले जब कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ था तब ये कपड़ा मंत्रालय भी संभालती थी इसके साथ साथ में, लेकिन अब कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया है पीयूष गोयल जी को, जो पहले रेल मंत्री हुआ करते थे लेकिन अभी वो कपड़ा मंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन यानी इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2020 और 2021, इसकी मेजबानी इंडिया कर रहा है। 3 सितंबर 2021 को ये आयोजित कराया जाएगा, और ये भी फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीके से होगा। जो लोग वर्चुअली इसमें आ पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वर्चुअली ही करें। जो लोग फिजिकली आ सकते हैं वो फिजिकली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो समिट है दोस्तों, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट, ये भारत में नीति आयोग, पर्यावरण मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग यानी कि साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और भी कई संस्थाओं द्वारा मिलकर के आयोजित कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ITTF चेक नेशनल ओपन खिताब जीता? तो अभी हाल ही में एस ज्ञानशेखरन जो कि भारत के टेबल टेनिस के स्टार खिलाड़ी हैं,
इन्होंने ये जीत लिया है ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का ये चेक इंटरनेशनल ओपन 2021 का खिताब। साथियान ज्ञानशेखरन इनका पूरा नाम है। चेन्नई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ये भारत के हैं। अभी हाल ही में जो 21 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में आयोजित हुआ ITTF का चेक इंटरनेशनल ओपन, इसको इन्होंने जीत लिया है। ये चेक गणराज्य के ओलोमोक में आयोजित हुआ था। और किसको हराया इन्होंने यूक्रेन के यूवेन रिसेपा को हराया है। किसे? यूक्रेन के यूवेन रिसेपा को। अच्छा, ये इनका दोस्तों तीसरा ITTF चैलेंजर खिताब था। इससे पहले 2016 में इन्होंने बेल्जियम ओपन जीता, फिर 2017 में स्पेनिश ओपन इन्होंने जीता था। ओके, थोड़ा सा आपको SSC GD के बारे में बताना चाहूँगा। SSC GD का शानदार बैच लॉन्च हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे लिया हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अभी अगर आप लेते हैं तो 599 की बजाय आपको 499 ही पे करने पड़ेंगे। आपको यूज करना है ये कोड MJT100। इस वीडियो कोर्स में हर एक सब्जेक्ट तो कवर कराया ही जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर इसमें दोस्तों वीडियो फॉर्मेट में, फिर उसका डिटेल नोट्स, फिर उसका मॉक टेस्ट फॉर्मेट में अवेलेबल है। और प्रैक्टिस कराया जा रहा है आपका डेली जीके टेस्ट के माध्यम से। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जा रहा है। साथ ही साथ 2 ईयर्स तक आप एक्सेस कर सकेंगे इसे। तो 2 ईयर की वैलिडिटी भी है। आपका अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप MJT ऐप पर ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मंथन 2021 नामक हैकाथॉन लॉन्च किया? तो अभी हाल में BPRND ने और AICTE ने, इन दोनों ने मिलकर के दोस्तों मंथन 2021 नाम का एक हैकाथॉन लॉन्च करने की घोषणा की है। मंथन 2021 ये क्या है, इसके बारे में अभी जानेंगे। पहले आप इन दोनों का फुल फॉर्म जानिए। BPRND यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन दोनों के द्वारा मंथन 2021 हैकाथॉन लॉन्च किया जाएगा। ये हैकाथॉन होगा क्या? तो देखिए दोस्तों, हमारी इंटेलिजेंस जो है इसमें न्यू स्टूडेंट जो होंगे या फ्रेशर स्टूडेंट जो होंगे, इनका बहुत बड़ा रोल होगा अब आने वाले समय में। कारण ये है, ये जो हैकिंग वाली समस्याएं होती हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, इन सब में जो यूथ है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। लेकिन इनकी पहचान कैसे की जाए, कैसे पता लगाया जाए? क्योंकि हैकिंग भी 2 प्रकार से होती है, एथिकल हैकिंग, नॉन एथिकल हैकिंग। तो क्या ऐसा किया जाए कि जो न्यू कमर्स, जो हैकर्स के हैकिंग की दुनिया में जा रहे हैं, उनको एथिकल हैकिंग की तरफ ले आया जाए, ठीक है, ना कि नॉन एथिकल हैकिंग की तरफ। देखिए, एथिकल हैकिंग का मतलब कि आप ऐसे काम के लिए हैकिंग कर रहे हो जो जायज़ है, जो ज़रूरी है, जो कानून के खिलाफ नहीं है। लेकिन नॉन एथिकल हैकिंग का मतलब आप कोई चोरी छुपे किसी का अकाउंट खाली करने के लिए कर रहे हो। तो फिलहाल यहाँ पर एथिकल जो हैकर होते हैं, तो ऐसे जो एथिकल हैकर होते हैं, इनको पुलिस जो है अपने पास बुलाती है साइबर क्राइम जैसे मुद्दों को सॉल्व करने के लिए। तो इन सब की पहचान के लिए यहाँ पर एक हैकाथॉन लॉन्च किया जाएगा 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2021 के बीच में। और जिनकी टीम जीतेगी उनको 40 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। एक प्रकार का ये कंपटीशन है, ठीक है। तो ये मंथन 2021 नाम का हैकाथॉन लॉन्च किया जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अभी हाल ही में ई-श्रम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ई-श्रम नाम का पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आप बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं। अभी देखिए, श्रम और रोजगार के नए मंत्री बने हैं भूपेंद्र यादव जी। इनका नाम आपको याद रख लेना है। इन्होंने ही इसे लॉन्च किया है, इस एप्लीकेशन को और इस पोर्टल को। ओके, इस पोर्टल के द्वारा क्या होगा? इस पोर्टल के द्वारा दोस्तों जो अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, जो असंगठित हैं, किसी भी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की जा रही हैं, उनका लाभ सीधे मिल पाएगा इस पोर्टल के थ्रू। ऐसा बताया जा रहा है कि इससे 38 करोड़ ऐसे असंगठित श्रमिक हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा करके इसका लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का क्या मतलब हुआ? ऐसा वर्कर्स समझ लीजिए जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से ना जुड़ा हो, यानी किसी जैसे कि होते नहीं है कि कोई ठेकेदार वगैरह होते हैं, वो अपने अंदर मजदूर रखते हैं, तो उनका एक संगठन होता होगा, तो वो अपने मजदूर रखे हैं तो उनको तो लगातार काम वगैरह देते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जो किसी से नहीं जुड़े हुए हैं, जो बेरोजगार टाइप के हैं। कभी मिल जाता है काम तो ठीक है, नहीं मिला तो बेरोजगार रहेंगे। तो ऐसे श्रमिकों के लिए ये शुरू किया गया है और इस पोर्टल पर पंजीकरण करने वालों को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी मिलेगा।
क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो थी हमारे आज की टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल हु इज हु की वीडियो आई थी, यानी कौन क्या है की वीडियो आई थी, उसको जरूर देख लेना। वर्तमान में कौन कौन पद पर कौन कौन से नियुक्त हैं व्यक्ति, आपको पता होना चाहिए। इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर, वहीं पर इसकी क्विज मिलेगी, क्विज भी सॉल्व कर लेना। हमारे वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स, मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिल जाएंगे एमजेटी ऐप पर। जाइए एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, सब कुछ का फायदा उठाइए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, चंडीगढ़ के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अगला, राज्यों के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? वर्तमान में भारत के सीजीए कौन हैं? सीआरपीएफ के महानिरीक्षक कौन है, यानी इंस्पेक्टर जनरल कौन है? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आप डिटेल में आंसर कर सकते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, हु इज हु की वीडियो से ये दोनों क्वेश्चन लिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।